टॉपिक है। ठीक है। एडमिशन क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी, जिसने क्लासेस ली हैं, जिसने पढ़ रखा है, वो बताओ। यस। ऐसे नहीं, गलत सलत कुछ तो बताओ। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ। नमस्ते सर। आ रही है आवाज ऐसी आपकी। आप थोड़ा सा खाना वाना लगा रही थी, डेट्स वाई नहीं बोला मैंने। नहीं, देखो, शांति दूत बनोगे। हाँ जी। एडमिशन का मतलब होता है कि अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये चीज मतलब हमने ये जो कहा गया है ये सही है। एडमिट कर लेना एडमिशन का मतलब। चलो, आपकी बात को हमने थोड़ा सा भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। स्टेबिलिटी वो होती है जो तो कोई भी एडमिशन का मौखिक मतलब या यही दस्तावेज या अधिकार है इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन। कोई भी दस्तावेज को हम कोर्ट में पेश करते हैं। और कुछ 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 सबूत कुछ के तौर पर बोलो। सबूत के तौर पर और जो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। वो एडमिशन होता है। जी बिल्कुल सही। यहाँ एडमिशन हमारे लिए कोई एडमिशन की कोई बात ही नहीं चल रही है। यहाँ क्या चले, कोर्ट किसको एडमिट करेगा, किसको नहीं करेगा, बात इसकी चल रही है। वो मौखिक भी हो सकता है, वो दस्तावेजी भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। वेरी गुड, ये है फुल्ली कमाल। बातचीत समझ में आई नहीं आई? आगे सर। चलो, चौहान साहब, हम बात कर रहे हैं एडमिशन की। ठीक है जी। जी सर। एडमिशन का मतलब होता है कि कोर्ट, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट होते हैं, वो किस चीज को एक्सेप्ट करेगा, किस चीज को नहीं करेगा। और यदि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एज एन डिफेंस लॉयर हमें कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को ये समझाना है कि जनाब ये एडमिसेबल नहीं है। या कोर्ट यदि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो जनाब बीएसए के सेक्शन सो एंड सो के अंतर्गत ये जो फैक्ट है, हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने लेके आए हैं, ये हमारा क्या एडमिसेबल है या नहीं है। ये एडमिट, कोर्ट एडमिट कर सकता है या कोर्ट एडमिट नहीं कर सकता है, इसके बारे में हमें बात करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अब कोई समझाओ, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दीपक सर, हेलो। अरे कोई तो बोलो। कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट, लॉ 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 लॉ। कोर्ट देखो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जो जज साहब होते हैं वो स्टेटूटरी बॉडी, मतलब एक संवैधानिक बॉडी है वो। ठीक है। हम कोई फैक्ट कोर्ट के सामने लेके जाते हैं, ये फैक्ट हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो कोर्ट ने वो एडमिट कर लिया। काट गया। वो एडमिट अपनी मर्जी से नहीं करेगा, विवेक से नहीं कर सकते। वो किससे करेंगे? वो लॉ के हिसाब से। किन किन चीजों को कोर्ट एडमिट कर सकता है, किन किन चीजों को कोर्ट एडमिट नहीं करेगा, क्या क्या चीजें नहीं सकता। एडमिसेबल है, क्या क्या चीजें एडमिसेबल नहीं है, और कब कौन सी चीज एडमिसेबल है और कब कौन सी चीज एडमिसेबल नहीं है। सिविल में अलग होता है, क्रिमिनल में अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे सब चीज अलग अलग होती है। बात समझ में आई? अब कोई नॉर्मली एडमिशन का मतलब बताओ कि इस
बेयर एक्ट में जो हम बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, इसमें एडमिशन का मतलब क्या होता है। और यदि एडमिशन का वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो ही तो हमें वो सेक्शन समझ में आएंगे। बताइए। हैं हमारी, अरे फिजिक्स छोड़ो, केमिस्ट्री बना लेते हैं। सर केमिस्ट्री मत बनाइए। अरे गलत तो बोलो तभी तो मैं उसको सही करूंगा। सर आप दिख नहीं रहे ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो आज जितना मैं, वो खौफ नहीं आ रहा हमारे अंदर ना, वो डर नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है ना, दिखाने के चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सर ये राखी बताएंगी, राखी मैडम। सर मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक। उसके आगे बताओ, उसके आगे। मैं सिर्फ एडमिशन शब्द का मतलब क्या है इसमें ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। स्वीकृति। हम्म। सर एक प्रकार की संस्कृति, स्वीकृति के नहीं, साथ जो संस्कृति लगा देते संस्कृति हैं। और स्वीकृति में सर डिफरेंस है ना। हम्म। या तो स्वीकृति तथ्य को स्वीकार करना ही स्वीकृति माना जाता है। अरे वो डेफिनेट, मैं नॉर्मल भाषा में सिंपल, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ। एडमिशन का, एक शब्द है। हाँ एडमिशन का जो मतलब है, ये स्कूल में एडमिशन वाली बात नहीं है, हॉस्पिटल में कोर्ट में एडमिशन एडमिशन। है, वो एडमिट होता है। ठीक है। हम ये बात करें कि यदि कोई फैक्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम लेके जाते हैं तो कोर्ट उसको एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, बस वो उस एडमिशन को हमें पढ़ना है। और एक एडवोकेट को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि अपोजिट वकील, अपोजिट काउंसिल यदि कोई फैक्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने लेके आ रहा है तो हम कैसे डिफेंस करेंगे कि भाई ये फैक्ट सही है कोर्ट के सामने, ये फैक्ट गलत है कोर्ट के सामने। ये कोर्ट एडमिट कर सकता है इस स्टेज पर, ये कोर्ट एडमिट नहीं कर सकता इस स्टेज पर। बस इतनी सी हमें इस बात के बारे में पढ़ना है। कोई भी पार्टी, या तो मैं खुद, ठीक है, या अपोजिट पार्टी, केवल उन्हीं फैक्टों को हम कोर्ट के सामने लेके आएंगे। ठीक है। जो लॉ के हिसाब से है, वो लॉ क्या क्या हैं हमें वो पढ़ना है केवल यहाँ पर। अब बात समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया नहीं आया। आगे सर। मैं तो बता तो दिया आपको। सर ये पीडीएफ की जगह क्या क्या आ रहा है आपका वो। वो तो, हाँ वो सेक्शनों में आ जाएगा, वो सेक्शनों में चलता रहेगा। भाई देखो, आज बिना कैमरे के कर लो, क्योंकि मैं कैमरा करने लग गया तो आधा पौना घंटा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी सेट कर लूंगा ना, कल कल कर लूंगा। मुझे पता नहीं था ना, भूल गया, वो काफी दिन हो गए। देखो, एडमिशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। अरे इसमें एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। एडमिशन जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? नंबर एक, स्टेटमेंट होती है।
स्टेटमेंट मतलब किसी के द्वारा बोला गया कोई वाक्य, ठीक है। नंबर 2, स्टेटमेंट वैसे जो रिटर्न में देते हैं वो स्टेटमेंट होते, कहते हैं स्टेटमेंट दे दो, अपनी रिटर्न में स्टेटमेंट दे दो। ये स्टेटमेंट, सॉरी, ये स्टेटमेंट होती है, ए मान लेते हैं, इसका 1 होता है, ऑरल हो सकती है ये स्टेटमेंट, ठीक। नंबर 2 पे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हो सकती है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, ये 2। कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो तीसरी हमारी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नंबर 1 ऑरल, नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री लिखित में जो हमारी होती है, नंबर 3 हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। आजकल ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब सारा क्या है, वीडियो, ऑडियो, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। विच सजेस्ट एनी inference as to any fact in issue or relevant fact। ये any fact in issue, fact in issue क्या होता है? अच्छा, एक फैक्ट इन इशू मैंने पहले भी बहुत समझाया था, अब मैं आपको दोबारा एक चीज समझाता हूँ, फैक्ट इन इशू क्या होता है। ठीक है जी। फैक्ट इन इशू होता है जैसे कि सोनम सिंह ने अपने सिस्टर के अगेंस्ट में केस किया, कोई भी, मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया, घर से निकलवाओगे? किससे किया? चलो ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। बी, ए ने बी पर केस किया कि ये जो प्रॉपर्टी सी है ये मेरी है, ठीक है, और इसने बी ने कब्जा कर लिया इस पर, सी प्रॉपर्टी पर। तो ए जो कोर्ट गया, इनने और भी कई सारे किए थे, मेरी उत्तर साइड की थी, मेरी पश्चिम साइड की थी, मेरी दक्षिण है, लेफ्ट एंड राइट, ये सारा कुछ बताया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये दोनों पेश हुए, ए और बी, उन्होंने बोला कि भाई ये जो सी प्रॉपर्टी है, उन्होंने बोला कि भाई ये आपका गांव कौन सा है, जो ये वाला गांव। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई इशू ही नहीं, कोई इशू नहीं बना। उन्होंने बोला कि तुम दोनों रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर हो, हाँ जी, ये भी कोई इशू नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, कि जी ये हमारे फादर की है। ए ने भी बोला हमारे फादर की है, बी ने भी बोल दिया हमारे फादर की है, तो ये भी कोई इशू बना? नहीं। अब बी ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी सी है मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट कर दी थी। ए ने बोला जी। कि जी नहीं, ये जो गिफ्ट थी मुझे की थी, और दोनों ने अपने अपने पेपर ऑनरेबल कोर्ट के सामने दिखा दिए। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये, हाँ, अब ये इशू बना कि भाई ये जो दोनों गिफ्ट डीड हैं कौन सी जेन्युइन है और किसको दी थी ये, मतलब ए की है या बी की है। यही तो फैक्ट इशू रह गया, बाकी तो सारे कोई इशू है ही नहीं उनके बीच में। अब इस फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेटमेंट लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस लेके आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, जो एडमिसेबल है ऑनरेबल कोर्ट उसको एडमिट कर लेंगे, और जो एडमिसेबल नहीं है उसको अपोजिट वकील उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्शन लेगा कि इस सेक्शन में सो एंड सो के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ये एडमिसेबल नहीं है। अब बात समझ में आई या नहीं आई?
ठीक है, ये तो होता है आगे फैक्टिंग इशू। फैक्टिंग इशू भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। जिस पॉइंट पर दोनों पटिशनर और डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट, प्लेंटिव और डिफेंडेंट, पटिशनर और रेस्पोंडेंट के बीच में सहमति नहीं बनती है, वो होता है फैक्टिंग इशू। रेलिवेंट फैक्ट है कोई कोर्ट में, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स, और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, एनी ऑफ द पर्सन्स, एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस, किस स्थिति में दी गई है वो, हियर आफ्टर मेंशन, वो सारे मेंशन किया जाता है, वो होता है एडमिशन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कोर्ट में एडमिशन डॉक्यूमेंट्री एक स्टेटमेंट होती है, ऑरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, हाँ या ना? जी हे शांति दूतो, अपना शांति छोड़ दो, शांति पे आ जाओ। चलो 16 पढ़ते हैं अब हम। एडमिशन बाय पार्टीज टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन बाय पार्टीज टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। कहाँ गए हो भैया, कौन आया? फिर पीडीएफ भी चला गया। आ गया? जी आ गया। चलो अब ये क्या है, देखो 16वां। काफी टाइम लगेगा दोबारा से हाथ बैठने में। गुंजन गौतम, क्लास टीचर सर, ऑफलाइन वाले। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? मैं टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, ये क्या कहता है, जो एडमिशन है या तो पार्टी के द्वारा है किसी प्रोसीडिंग में, या उसके एजेंट के द्वारा है। अब एजेंट का मीनिंग कौन बताएगा? एजेंट वो होता है जो जिस जो ओनर है उसने किसी और को ऑथराइज कर दिया है। बिल्कुल, जिसको हम AR कहते हैं, ऑथराइज पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। AR क्या देते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंट। जितने भी कंपनियों के जो केसेज होते हैं, कंपनी का ओनर तो आएगा नहीं, उठ के डायरेक्टर तो आएंगे नहीं, तो वो लीगल प्रोसीडिंग देखने के लिए AR को अपॉइंट कर देता है, उसको सैलरी वगैरह जो भी होता है वो देते हैं उनको। ठीक है, उसको कहते हैं हम एजेंट। या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे मान लो किसी अगेंस्ट को केस होता है सिविल में, क्रिमिनल में नहीं होता, लेकिन ये ठीक है, ये ध्यान रखना, केवल सिविल में होता है एजेंट, क्रिमिनल में नहीं हो सकता। क्रिमिनल में तो दैट पर्सन ओनली, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जो भी कोर्ट अलाउ करेगा। चलो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, क्या कहता है। स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग, किसके द्वारा? ये पार्टी के द्वारा है प्रोसीडिंग, है ना। ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के लिए पार्टी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टीज, किसी पार्टी के लिए एजेंट के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। whom द कोर्ट रिगार्ड्स, जो कोर्ट क्या करता है, रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, उस केस की सर्कमस्टेंसेज को देखते हुए, एज एक्सप्रेसली और इम्प्लीडली ऑथराइज्ड बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशंस। जो एजेंट है, ठीक है, वो किसके द्वारा, उसके जो ऑथराइज किया है, किसने? पार्टी ने, या तो वो या पार्टी खुद से आकर कोई स्टेटमेंट कोर्ट में देती है,
तो वो जज साहब के ऊपर है कि उसको एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, वो प्रोसीडिंग के ऊपर और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो ए और बी दे रखा है मींस सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का फर्स्ट पार्ट जो ये क्या कहता है, पार्टीज टू द सूट, पार्टीज टू सूट्स, सूट की जो पार्टी है, और सूट वर्ड आ रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे? समझेंगे कि सिविल मैटर है, सूट अगर है तो। बिल्कुल 100%। क्या नाम है आपका? पांडे, सपना पांडे। पांडे जी बोल रहे थे, आपकी आवाज थोड़ी चेंज लगी। सर मैं थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठ गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लगा होगा, सीरियस होके हम भी बैठे हैं। खाना भी बनाते रहो, पति देव खाना भी नहीं, खिलाना। खाना दे दिया उस रूम में कर दिया। मैंने कहा रुको मैं थोड़ी देर पढ़ के फिर मिलती हूँ, बाद में काम करती हूँ। और उसको सर, उसको है क्या बोल रहे हो आप? क्या बोला? कुछ तो ये इसका मतलब है ये सिविल मैटर है, ठीक है। कई बार आप नॉर्मली लैंग्वेज में क्या देखते हैं, आई विल सू यू, ये वर्ड देखते हैं आप, आई विल सू यू। तो इसका मतलब सू का मतलब केस होता है, और सूट का मतलब सिविल केस होता है ना। फिल्मों में नॉर्मल भाषा में किसी दुकान पे कुछ धमकी दे देना, मैं तुझ पे सू कर दूंगी, सू कर दूंगा, मतलब केस कर दूंगा, ठीक है जी। सूट, सुइंग, ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखा ना, और शूट, सूट यही वाला, ठीक है ना। इन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आर नॉट एडमिसेबल अनलेस they were made while the party making them held that character। क्या कह रहा है ये? parties to suit, suing और suit in the representative character, यदि उन्होंने मान लो पार्टियों ने सूट कर दिया एक दूसरे के ऊपर, और जो करेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? बताओ, एडवोकेट की बात नहीं, देखो एडवोकेट तो रिप्रेजेंटेटिव होता ही है लीगल बात को ऑनरेबल कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सूट किया, और वो सूट कैसा है, उस सूट का कैसा करेक्टर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, रिप्रेजेंटेटिव सूट डाला है कोई, तो वो क्या होगा, जो वहां पर स्टेटमेंट दी जा रही है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगी। कौन सी स्टेटमेंट? अभी आपको समझ में नहीं आया कुछ भी कि मैं क्या बोल रहा हूं, या आप क्या समझने जा रहे हो? यदि हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया। यहाँ ए और बी है, ए ने बी पर सूट किया, और ए ने खुद के लिए कोई सूट नहीं किया है, सूट नहीं डाला है, ये एक्स के बिहाफ पे डाला, और यहाँ पर ये वाई के बिहाफ पर बी पे डाल दिया। तो ए जो है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो बी जो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो देंगे ए और बी, ये एडमिसेबल नहीं होगी। आप ये कहना चाहते हो, मतलब ये लाइन ये कहना चाहता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर स्टेटमेंट उस केस के बिहाफ पे देता है, दैट इज नॉट एडमिसेबल। यस, करेक्ट जब हो? तक, हाँ बिल्कुल, जब तक कि वो ऑथराइज्ड ना हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पे ऑथराइज्ड नहीं आया। राइट। यदि वो ऑथराइज्ड है, ठीक है, वो तो किस में चला गया, 16 का सबसेक्शन 1 में, वो AR में चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर चला गया वो। राइट। बी में क्या है,
सॉरी सेकंड में क्या है कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव वो है, क्या नाम, करेक्टर है, वहां पर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा। आप उसका ऑब्जेक्शन करोगे जनाब ये इस सूट का पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, पार्ट नहीं है, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑथराइज नहीं है, तो इसकी कोई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगी। जाओ भाई, राम राम, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। बात समझ में आई शुक्ला जी? अब शुक्ला जी तो नहीं है, शुक्ला जी ने तो बोला नहीं। अरे पटियाला वालों बोल लो, पटियाला पैक लगा के। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम, मतलब 16 के सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन का भी 2 का ए पार्ट, मतलब 16 के 2 का 1 का, सॉरी 2 का भी ए पार्ट, ये वाला। Persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of the persons so interested, वो क्या होगा, एडमिसेबल होगा। इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। सर ये वाला पहला समझ में आया नहीं मुझे। चलो मैं, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करो कि ए ने बी पर शूट किया, ठीक है, तो ये दो पार्टी हो गई उस शूट की। थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन मान लो सी है, और ए और बी के बीच में इस सी का कोई ना कोई क्या है, इंटरेस्ट है। पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। क्या है वो? सेकेंडरी इंटरेस्ट। हाँ, या प्रोप्राइटरी, मतलब मालिकाना हक एक तरीका से, लेकिन उस समय के लिए होना चाहिए जिस समय में वो सूट डाला हाँ, गया। जैसे कंपनियों में प्रोप्राइटरशिप वगैरह होता है, राइट, उसी तरीके से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, और यदि वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो इंटरेस्टेड स्टेटमेंट होती है, एडमिसेबल हो जाएगी उसी एक पर्टिकुलर के उसमें। इसका एक एग्जांपल यहाँ लेके चलते हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, मान लो राखी ने सोनम के ऊपर कोई सूट किया, कोई केस वेस किया, ऐसे करते हैं। इसमें भावना मतलब भावना जो सी है ना, उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए, यही ना आप कह रहे हो? ना ना ना, फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस पैरा को। इसलिए तो समझा रहा हूँ मैं ये 17 का एग्जांपल लेके इससे समझाता हूँ इसको। अच्छा, उससे लिंक करके आप समझाएंगे, ठीक है। हाँ, कैसे? ए एक एजेंट है। क्या है? एक एजेंट। बी जो एक हाउस का ऑनर है, ठीक है, कौन है ये? ऑनर है। और सी कौन है? सी हो गया टेनेंट, मीन्स किराएदार हो गया। रेंट पर रहता है, किराएदार हो गया, टेनेंट हो गया। बी ने ए को बोला था कि भाई ए तू सी से मेरा किराया वसूल करके देगा, किराया लाके देगा।
3 महीने हो जाते हैं, 3 से 4 महीने हो जाते हैं और ए ने बी का किराया वसूल करके नहीं दिया, तो बी ने ए पर सू कर दिया, सूट डाल दिया, केस डाल दिया। जी भाई बी ने तो ए को ही तो एजेंट बनाया था, इनका काम था सी से क्या करना, रेंट कलेक्ट करना। ए ने रेंट कलेक्ट नहीं किया तो बी किस पर केस डालेगा, ए पर, कि भाई ए को मैंने एजेंट बनाया था, ये मेरा एजेंट है, इसने मेरे पैसे कलेक्ट काम करके नहीं नहीं दिए है, या इसने खुद से घपला कर दिया, मुझे पैसे नहीं दिए इसने कलेक्ट करके। अब ए कहता है कि जी सी से तो हमें किराया लेना ही नहीं था, सी को, जो सी हमारा टेनेंट था उसको तो किराया देना ही नहीं था, तो मैं बी को कहां से दूंगा किराया। नहीं समझ आई? ना, सी क्यों नहीं किराया, वो टेनेंट है तो देगा ना किराया। नहीं, बट ए कहता है कोर्ट में जाके हाँ। सी को तो किराया देना ही नहीं था, हम्म तो जब सी को किराया देना ही नहीं था तो मैं कहां से कलेक्ट करके देता इसको। ठीक है। अब बी जो है कोर्ट में एविडेंस के टाइम पे सी को ले आता है बुला के, सी आता है कोर्ट में, सी कहता है कोर्ट में आके, हाँ जी मुझे 3 महीने का किराया देना था जो मैंने नहीं दिया। ए ने बोला, नहीं, एजेंट जो है, एजेंट ने कोर्ट में एडमिशन दिया कि सी को किराया देना ही नहीं था, तो भी ऑनर क्या करता है, एविडेंस के तौर पे उसे बुलाता है सी को, तो सी कहता है हाँ मुझे किराया देना था लेकिन मैंने दिया नहीं। विटनेस के तौर पे ये आ गया सी। सी ने कोर्ट में आके बोला, हाँ जी मुझे किराया देना था उस टाइम, ठीक है, प्रेजेंटली जिस टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम में उसका किराएदार था, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। प्रेजेंट में है या नहीं उससे मतलब नहीं है, बट उस पर्टिकुलर समय की बात चल रही है, क्योंकि वो उसी समय पे होना, जैसे उसकी उसका इंटरेस्ट खत्म, लाइबिलिटी खत्म, तो उसको कोई एडमिसेबल ही नहीं होगा फिर वो। आज मुझे किराया देना नहीं देना, आज की बात नहीं चल रही, उस टाइम मुझे किराया देना था जो मैंने आज तक नहीं दिया। तो अब ये बताओ, ये जो थर्ड पर्सन आया सी का जो स्टेट पैसे से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, पैक्यूनिटी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। हाँ सी का हो गया ना, जब उसको पैसे देने थे तो। हाँ जी सर। तो अब सी का जो स्टेटमेंट है कोर्ट में एडमिसेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। हाँ, अब सी के अगेंस्ट में एक और चीज हो गई, सी की लाइबिलिटी भी बन जाती है यहाँ पर। तो दे भैया तू दे, तो ए की भी लाइबिलिटी बन गई, बाकी हमारा तो बी और सी का वो था, सूट था, तो बी की ये लाइबिलिटी बन गई थी, इस ए की ये लाइबिलिटी बन गई थी कि भाई इसको पैसे कलेक्ट करने थे, इसने नहीं किया, तो ए हार गया। अब बी, अब ए सी पर भी केस डाल सकता है, बी सी पर भी केस डाल सकता है, क्योंकि इसने कोर्ट में एडमिट कर लिया, वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, वो ऑन रिकॉर्ड आ गई है, अब सी को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस केस में भी जिसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो वो आके कोर्ट में यदि विटनेस के रूप में अपनी स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट भी एडमिसेबल होती है। अब यदि कोई डी आता
डी कहता हाँ जी सी जो है बी का किराएदार था, इसको पैसे देने थे पर ए ने लिए नहीं, कलेक्ट नहीं करे, तो क्या उस डी का जो स्टेटमेंट है वो एडमिसेबल है या नहीं है? हाँ मैडम, शुड वुड नहीं लगता यहाँ पर तो मस्ट वुल, सॉरी सेल लगता है, सेल, विल और सेल, सेल सेल और मे बी। इसका नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बी। ए समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर। यार इससे बढ़िया तो मैं नहीं समझा पाता, बहुत थोड़ी सी तैयारी की थी मैंने, मुश्किल से आधा पौना घंटा। सर आप सर हैं हमारे सर। पढ़ते हैं इसका। पर्सन्स फ्रॉम whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit। अब इस लाइन को अच्छा, of the suit are admissible if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements। इसका बताओ कोई एग्जाम्पल कौन देगा बढ़िया सा? बताओ। क्या लिखा हुआ है? आर एडमिशन if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statement। चलो एक मैं बढ़िया सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? यहां पर ए है और ये बी है और ये सी है। ए ने क्या किया, कुछ यहां पर कैंडिडेट हैं बहुत सारे, एक्स वाई जेड डी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ए ने इन सबको बोला कि भाई तुम्हें ये वाला काम, चलो टीचर से लेते हैं, होमवर्क करके लेके आना है कोई। इन्हीं में सी भी था और इस ए ने बोला बी को कि भाई बी तू जो ना इन सब की होमवर्क की कॉपी कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में ले जाके रख दे। इसने सारी बी ने क्या किया, सारी की सारी इससे जो होमवर्क मटेरियल था उठा के बी के ऑफिस में रख दिया, सॉरी में रख दिया। ए ने बोला, सारा जब आ गया, ए ने बोला क्लास में आके या वहां पे आके, भाई सी का होमवर्क कहाँ है? सी ने बोला भाई सी ने होमवर्क नहीं करा। सॉरी, ए ने बोला बी से कि भाई सी का होमवर्क क्या है, कहाँ पे है? तो बी कहता जी सी ने तो अपना होमवर्क दिया ही नहीं था मेरे को। अब सी को बुलाया जाता है ए के सामने। अब सी कहता जी मैंने तो अपना होमवर्क बी को दे दिया था। तो क्या इस सी की जो स्टेटमेंट है अभी एडमिसेबल है? जी है बिल्कुल। नहीं, अभी नहीं है। बी को दिया, बी ने ए को दे दिए, सारे उठा के बी कहता अभी कोई इसके तूने दिया तो बता, कोई तेरे पास गवाह है? अब ये सी कहता कि हाँ मेरे पास गवाह है। एक्स को बुलाता है और एक्स को बुला के कहता है कि भाई जब मैं आया था
क्लास में जब सुबह आया तो मैंने तुझे अपना होमवर्क दिखाया नहीं दिखाया? हाँ। मैंने तुझे बताया नहीं बताया कि मैंने भी अपना होमवर्क सी को जमा मतलब बी को जमा कर दिया है? हाँ। अब क्या सी की स्टेटमेंट एडमिसेबल है या नहीं है? अब नहीं, लेकिन उसने उससे पहले होमवर्क कॉपी देने से पहले एक्स को बता दिया, एक्स को दिखा दिया अपना होमवर्क, और उन्होंने बोला कि भाई मैंने दे दिया। अब एक्स जो खड़ा है सी के साथ में, तो अब जो सी की स्टेटमेंट है एडमिसेबल हो जाएगी एक्स के बिहाफ पर। हाँ सर, जब एक्स बोलेगा कि हाँ इसने मुझे वो दिखाया तभी तो होगी ना सर। हाँ, तो इस केस में भी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? एडमिसेबल होगी। एडमिशन। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर सर, बिल्कुल। चलो अब पढ़ते हैं हम 17वां 17। देखो, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स, वही स्टेटमेंट की बात चल रही है अभी। 15 हो गया, 16 हो गया, 17वें पे आ जाते हैं। एडमिशंस बाय पर्सन्स whom position must be proved as the against the parties to the suit। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना है, कौन सा? ये वाला, पोजीशन और लाइबिलिटी वाला। ये ही वर्ड है, केवल पोजीशन वाले वर्ड को पकड़े रखो। ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी, मतलब ए बी के खिलाफ, ए बी या बी ए के अगेंस्ट में, दोनों कोई भी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में, टू द सूट आर एडमिसेबल होंगी। कब? इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन। वो जो रिलेशन है वो किस में होना चाहिए? किसी ना किसी पोजीशन होनी चाहिए उनकी। पोजीशन का मतलब जान रहे हो यहाँ पर? जी। जैसे स्थान। स्थान, पद एक तरीका से, स्थिति। पद एक तरीका से। इन द सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम, मतलब या तो कोई सूट लाया है या उसके अगेंस्ट किया गया है। एंड इफ दे, यहाँ इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इफ दे आर मेड वाइस्ट whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। तो जो मैंने वो वाला जो दिया था ना आपको एग्जाम्पल, रेंट कलेक्ट करने वाला, वो इसका एग्जाम्पल था, वो 17 का। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया था वो केवल इसलिए मैंने दे दिया था कि वहां पे हम उसकी पोजीशन बता रहे थे। ठीक है, उसमें जो हमने ये लिखा ना, द पर्सन फ्रॉम द पार्टी द सूट हैव ड्राइव देयर इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट था उसमें। लेकिन यहाँ क्या, लाइबिलिटी भी आ जाती है उसकी केवल। यहाँ पे दोनों आते हैं, ऊपर वाले में क्या आती है? केवल पोजीशन आती है उसकी। सेम एग्जांपल है कि भाई बी ने ए के अगेंस्ट में सूट की मतलब सू किया, केस डाला फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट, कि उनने रेंट कलेक्ट नहीं करा था। किससे? सी से, टू बी। किसके लिए? बी के लिए। ए यहाँ पर एजेंट है। ए ने डिनाई कर दिया कि भाई सी को तो किराया देना ही नहीं था। ए की जो स्टेटमेंट है, लेकिन सी आया, सी ने बोल दिया कि जी बी जो मेरा ऑनर था, ठीक है, मुझे उसको किराया देना था। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या?
किसके अगेंस्ट? एजेंट के अगेंस्ट में। ए डिनाई दैट सच डिड नॉट ऑन रेंट टू बी। ए ने डिनाई यही किया था कि भाई बी को उसको बी को किराया कितने डाला सूट? बी ने डाला ए के अगेंस्ट में। सी, हाँ, तो बी ने तो कलेक्ट करा ही नहीं। सी कहता है कि मुझे किराया देना था, तो यहाँ सी की भी लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि वो उस पोजीशन पे होना चाहिए था उस टाइम पे। अब ये नहीं कह सकता है यहाँ पे कोई डी या ई आ कहता है कि हाँ जी सी को किराया देना था, ना, वो ही पर्सन होना चाहिए था जो उसका उस टाइम पर कौन था? टेनेंट था। बात समझ में आई या नहीं आई? जी। सिंपल है ना? कहने का मतलब कि सेक्शन 16 आपका पोजीशन तय कर रहा है और 17 आपका लायबिलिटी शो कर रहा है। दोनों ये दोनों करेगा, पोजीशन एंड लायबिलिटी बोथ। लायबिलिटी और पोजीशन दोनों। हाँ, मतलब हम इसी तरीके से समझे कि एडमिशन का सेक्शन 16 आपका सिर्फ पोजीशन शो करता है, 17 लायबिलिटीज एंड पोजीशन बोथ शो कर रहा है। भाई वहां तो ये उसकी पोजीशन है कि वो उसका टेनेंट था उस टाइम पर, जिस टाइम का किराए की बात चल। इसका लोकस स्टैंडी क्या था, राइट? हाँ, पोजीशन तो यही हुआ ना सर कि उसकी लोकस स्टैंडी क्या था उसमें एडमिशन के ड्यूरिंग में। हाँ, तो सी ने बोला जी मैं किराएदार था, ये प्रूव उसकी स्टेटमेंट वगैरह मुझे किराया देना था, तो उसकी जो पोजीशन है किराएदार की थी वहां पर। लेकिन अब क्या है, अब 17 में चलेंगे तो उसकी लायबिलिटी भी आके खड़ी हो गई। यदि तुझे 3 महीने का किराया तुझे देना था तो दे भाई, अब तेरी लायबिलिटी भी है। बात समझ में आई या नहीं आई? अभी सर। Anybody have doubt or not? नो डाउट। 17 में लायबिलिटी एंड पोजीशन बोथ शो करता है। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम भी इसको जितनी बार पढ़ेंगे ना